आपको ये घर मुबारक। ठीक है, हमें कुछ नहीं चाहिए, रखें। चलो सामान निकालो, वापस रखो। इट्स ओके, जाओ रखो रखो, जाओ ये टेबल पे रखो बाकी चीजें के साथ। वो ये तो जानते थे कि आप लोग मिडिल क्लास लोग हैं, बट जब उन्हें अंकल की सच्चाई का पता चला तो इस बात पर ऑफेंड हो गए। तो उन्होंने कहा कि झूठ बोलने की क्या जरूरत थी, साफ साफ बता देते। आंटी, मैंने आपके बिहाफ पे उनको मनाने की पूरी कोशिश की, पर वो अपनी बात पे अड़े हुए हैं। लेकिन इट विल टेक सम टाइम बिफोर ही गिव्स इन। वो मान जाएंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। मैं चाहता हूँ कि जवेरिया थोड़ा सा इंतजार कर ले। वो मेरी बात नहीं सुन रही, मेरी उससे बात नहीं हो पा रही। मैं इसलिए यहाँ पे आया ताकि आप उससे बात कर सकें। आंटी, आई एम श्योर वो मान जाएंगे, एंड आई रियली डोंट वांट टू लूज जवेरिया। मैं उसे खोना नहीं चाहता। तो अब देखो, मैं नहीं चाहती कि जवेरिया सारी जिंदगी इस चीज से गुजरे, और मुझे यकीन है कि तुम्हारे अब्बा मान जाएंगे। शायद उस वक्त से पहले ही मान जाए, जितना वक्त तुम्हें लगा वो लेंगे। लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहती कि जवेरिया एहसास कमतरी के साथ आप लोगों के घर जाए। असल में हम कुछ भी करें ना, तो हम आप लोगों के बराबर कभी नहीं आ सकते। ऐसा कैसे हो सकता है सुबह? जेवर कहीं नहीं मिल रहा होगा। मैं अम्मी से भी पूछ लिया, पूरा घर छानिया, लेकिन जेवर डब्बों समेत गायब। अपने अब्बू से पूछा? चाबी मेरे पास होते, उनके पास नहीं होते। पूछ ले अब्बू से फिर भी एक बार। तानिया के वॉलेट से पैसे गायब हुए थे। आपको नहीं बताया हमने, मेरे वॉलेट से तो 3-4 बार गायब हो चुके हैं। जोया के वॉलेट से भी गायब हुए थे। मुझे तो अब्बू के अलावा किसी पे शक नहीं। क्या कह रहे? नहीं, मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको। कबूतर की तरह जिंदगी गुजारनी है तो गुजार लो। आप लोगों को दूसरी साइड को भी जानना चाहिए ना, लेकिन एक मर्द होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं वर्दा को उम्रा कराऊं। मैं अपने ससुर के पैसों पर उम्रा नहीं कर सकता, और गाड़ी के हवाले से भी मेरी यही बात है कि जितनी भी बड़ी गाड़ी हो, मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता उसे चलाना। मैं ये जरूर अफोर्ड कर सकता हूँ कि उसको मैं एक नई गाड़ी ले लूँ और फिर मैं उसको चलाऊँ। अंकल, मैं एक आपकी दी हुई गाड़ी की वजह से घरों के बीच में झगड़ा नहीं करवा सकता। आप वर्दा को जानते हैं, वो आप लोगों से प्यार करती है, आपकी परवाह करती है। ठीक है, बस आप उसे इतना ही बता दें कि अब वो अपने शौहर की भी उतनी ही परवाह कर ले। आपको ये घर मुबारक। ठीक है, हमें कुछ नहीं चाहिए, रखें। चलो सामान निकालो, वापस रखो। इट्स ओके, जाओ रखो रखो, जाओ ये टेबल पे रखो बाकी चीजें के साथ। वो ये तो जानते थे कि आप लोग मिडिल क्लास लोग हैं, बट जब उन्हें अंकल की सच्चाई का पता चला तो इस बात पर ऑफेंड हो गए। तो उन्होंने कहा कि झूठ बोलने की क्या जरूरत थी, साफ साफ बता देते। आंटी, मैंने आपके बिहाफ पे उनको मनाने की पूरी कोशिश की, पर वो अपनी बात पे अड़े हुए हैं। लेकिन इट विल टेक सम टाइम बिफोर ही गिव्स इन। वो मान जाएंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। मैं चाहता हूँ कि जवेरिया थोड़ा सा इंतजार कर ले। वो मेरी बात नहीं सुन रही, मेरी उससे बात नहीं हो पा रही। मैं इसलिए यहाँ पे आया ताकि आप उससे बात कर सकें। आंटी, आई एम श्योर वो मान जाएंगे, एंड आई रियली डोंट वांट टू लूज जवेरिया। मैं उसे खोना नहीं चाहता। तो अब देखो, मैं नहीं चाहती कि जवेरिया सारी जिंदगी इस चीज से गुजरे, और मुझे यकीन है कि तुम्हारे अब्बा मान जाएंगे। शायद उस वक्त से पहले ही मान जाए, जितना वक्त तुम्हें लगा वो लेंगे। लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहती कि जवेरिया एहसास कमतरी के साथ आप लोगों के घर जाए। असल में हम कुछ भी करें ना, तो हम आप लोगों के बराबर कभी नहीं आ सकते। ऐसा कैसे हो सकता है सुबह? जेवर कहीं नहीं मिल रहा होगा। मैं अम्मी से भी पूछ लिया, पूरा घर छानिया, लेकिन जेवर डब्बों समेत गायब। अपने अब्बू से पूछा? चाबी मेरे पास होते, उनके पास नहीं होते। पूछ ले अब्बू से फिर भी एक बार। तानिया के वॉलेट से पैसे गायब हुए थे। आपको नहीं बताया हमने, मेरे वॉलेट से तो 3-4 बार गायब हो चुके हैं। जोया के वॉलेट से भी गायब हुए थे। मुझे तो अब्बू के अलावा किसी पे शक नहीं। क्या कह रहे? नहीं, मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको। कबूतर की तरह जिंदगी गुजारनी है तो गुजार लो। आप लोगों को दूसरी साइड को भी जानना चाहिए ना, लेकिन एक मर्द होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं वर्दा को उम्रा कराऊं। मैं अपने ससुर के पैसों पर उम्रा नहीं कर सकता, और गाड़ी के हवाले से भी मेरी यही बात है कि जितनी भी बड़ी गाड़ी हो, मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता उसे चलाना। मैं ये जरूर अफोर्ड कर सकता हूँ कि उसको मैं एक नई गाड़ी ले लूँ और फिर मैं उसको चलाऊँ।
अंकल, मैं एक आपकी दी हुई गाड़ी की वजह से घरों के बीच में झगड़ा नहीं करवा सकता। आप वर्दा को जानते हैं, वो आप लोगों से प्यार करती है, आपकी परवाह करती है। ठीक है। बस आप उसे इतना ही बता दें कि अब वो अपने शौहर की भी उतनी ही परवाह कर ले। अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो धनीन खड़ी हुई होती है और वो अपनी पुरानी बातों को याद कर रही होती है, जिसमें उस लड़के ने उसे बहुत ज़्यादा डांटा हुआ होता है और वो तमाम बातों को याद करके खुद को बर्बाद कर रही होती है और परेशान हो रही होती है। और हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर आइसक्रीम डाल रही होती है, तो लेकिन उसका ध्यान सारे का सारा उस तरफ होता है। यहाँ पर खड़ी हुई लड़कियाँ उसे समझा रही होती हैं कि तुम्हारा ध्यान किधर है। तो ये बात सुनकर वो चिड़चिड़ी हो जाती है और फिर यहाँ पर आकर खड़ी हो जाती है और फिर से उन्हीं ही बातों में गुम हो जाती है और खुद को अंदर से तबाह कर रही होती है। और यहाँ पर खड़ी हुई दूसरी लड़की भी उसे समझा रही होती है, लेकिन वो नहीं समझती और फिर से यहाँ पर इन तमाम सीन्स को याद करना शुरू कर देती है। और हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की वहाँ से भी चली जाती है और यहाँ पर आकर तन्हा खड़ी हो जाती है ताकि वो किसी के साथ बात ना कर सके और उसे कोई भी ना तंग करे। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो बातें याद कर रही होती है जब उसने रोहान को कॉल की थी और फिर रोहान को उसने इतनी ज़्यादा बातें सुनाई थी और ऊपर से आकर इस लड़के ने तमाम बातें सुन ली, तो उसने इस लड़की को बहुत ज़्यादा डांटा था, जिसकी वजह से वो लड़की बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी और उसके दिमाग से वो तमाम बातें जाती ही नहीं थी और वो जब भी उन बातों को सोचती तो उसे रोना आ जाता था। और हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर खड़ी हुई भी रो रही होती है, लेकिन दूसरी जानिब उस किसी को भी पता नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ज़ेबा बैठी हुई होती है और अपने शोहर का इंतज़ार कर रही होती है, क्योंकि उसके शोहर ने उसका सारे का सारा ज़ेवर चुरा लिया होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसी वक्त वहाँ पर जामी भी आ जाता है। तो जामी कहता है कि मेरे लिए खाना लगा दो, तो वो कहती है कि रुकिए, यहाँ पर मैंने आपसे एक बात करनी है। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रही होती है। जामी का भी मूड अच्छा नहीं होता और वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से में बातें करना शुरू कर देता है और कहता है कि जल्दी बात करो, मैंने जाना भी है। तो वो यहाँ पर आकर जामी के सामने खड़ी हो जाती है और वो जामी से कहती है कि आपने मेरा सारे का सारा ज़ेवर क्यों चुराया है। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि पागल हो गई हो कि अब मैं घर में ही चोरी क्यों करूँगा, मैंने ज़ेवर नहीं चुराया। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि ये देखें चाबी, ये आपकी अलमारी से मुझे मिली है, आपके कपड़ों के अंदर से। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि मुझे ज़रूरत पेश आ गई थी, इतने ज़्यादा कारोबार में मसाइल होते हैं तो मैंने ले लिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ये सुनकर वो कहती है कि वो मेरा ज़ेवर था, आपने मुझसे पूछना गवारा तक नहीं किया और आपने चोरी का ज़ेवर ले लिया, सारे का सारा चोरी कर लिया। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि चोरी का ज़ेवर कैसा है, वो सारे का सारा ज़ेवर तुम्हें मेरे घर वालों ने दिया था, मेरी बहन ने तुम्हें वो ज़ेवर दिया था। तो ये सुनकर वो कहती है कि उस पर मेरा हक़ था, वो मेरे लिए था, लेकिन आपने वो सारे का सारा बेच दिया। आपने अपनी बेटियों के पर्स से पैसे भी निकाल लिए, उनकी सैलरी से जो पैसे आते थे वो भी निकाल लिए, अपने बेटे की पॉकेट से पैसे निकाल लिए। आपको शर्म आनी चाहिए, आप ये सब क्या कर रहे हैं। इससे आपको पता है कि आपके औलाद पर कितना बुरा असर पड़ेगा, कितनी बुरी इमेज क्रिएट हो सकती है। मैं आपकी इज़्ज़त बनाती हूँ, लेकिन आपकी इमेज उनकी नज़रों में ख़राब हो चुकी है। तो ये सुनकर वो उसके मुंह पर हाथ रख देता है और कहता है कि बस इससे ज़्यादा कोई लफ्ज़ भी मत बोलना, वरना मैं तुम्हें ज़िंदा इस ज़मीन के अंदर गाड़ दूँगा। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान रह जाती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि जामी भी बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा होता है और फिर उसका ये रवैया देखकर ज़ेबा परेशान रह जाती है और फिर जामी वहाँ से चला जाता है और ज़ेबा यहाँ पर खड़ी होकर अपने बाप की नसीहतें याद कर रही होती है कि जहाँ पर उसका बाप उसे समझा रहा होता है कि जामी एक ऐसा लड़का है कि जो कफ़ालत करना चाहता ही नहीं है और जब उसके बच्चे होंगे तो तब भी वो लड़ाइयाँ ही करेगा। फिर दूसरी जानिब हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो अपने बेटे के साथ बातें करता हुआ सीन याद कर रही होती है कि जब उसका बेटा उसे समझा रहा होता है कि अम्मी हम कब तक इस आज़ादी के बगैर वाली ज़िंदगी गुजारेंगे, हमें कभी ना कभी आज़ादी चाहिए, वरना हम ऐसे ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। तो यहाँ पर खड़ी हुई उसकी बेटियाँ भी कह रही होती हैं कि अम्मी आपको ये ज़िंदगी पसंद है तो ठीक है, आप ये ज़िंदगी गुजारें, हम भी आपके साथ फिर इसी ज़िंदगी में मौजूद हैं। तो उन उसको अपने बेटों
और बेटियों की सारी बातें याद आ रही होती हैं। और वो यहाँ पर फिर अपने बेटे के रूम में आती है और वो कहता है कि जी अम्मी कैसे आना हुआ। तो उसकी माँ कहती है कि अपने लिए किराए का घर देख लो। तो ये बात सुनकर वो हैरान रह जाता है और फिर चौंक जाता है और अपनी माँ के पास आकर बैठ जाता है और वो कहता है कि सच में अम्मी? तो वो कहती है कि हाँ, अब हम आज़ादी चाहते हैं तो अब हमें आज़ादी मिलेगी, हम अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजारेंगे, किसी की मर्ज़ी से नहीं गुजारेंगे। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि अम्मी इंतज़ाम हो जाएगा, टेंशन मत लें, आप अपना सारे का सारा सामान पैक करें। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी के हालत में बैठी हुई होती है और उसका बेटा वहाँ से उठकर चला जाता है और किराए के घर का इंतज़ाम करने के लिए जाता है। फिर दूसरी जानिब हमें दिखाया जाता है कि सब लड़कियाँ यहाँ पर अपना सामान पैक कर रही होती हैं और ज़ेबा भी अपना सामान पैक कर रही होती है। तो उसी वक्त वहाँ पर जामी भी आ जाता है और कहता है कि इस घर से कोई भी चीज़ नहीं जाएगी, सारे का सारा सामान यहीं पर रहेगा। तो ये बात सुनकर उसकी बेटियाँ झिड़कना शुरू कर देती हैं और कहती हैं कि ये सब हमने अपने पैसों से लिया है, अपनी सैलरी से लिया है, और ये जो सोफ़े वगैरह सब चीज़ें हैं ये मेरे भाई की सैलरी से हैं, आपका इस पर कोई हक नहीं है। तो ये सुनकर वो कहता है कि जो भी है, लेकिन इस घर से कोई सामान भी नहीं जाएगा। और वो उनकी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है और कहता है कि मेरे से ऐसे बहस मत करो, इस घर में से कोई सामान नहीं जाएगा। तो उसकी माँ कहती है कि चलो बेटा रख दो सामान, कोई बात नहीं है, हम अब आज़ादी की ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो फिर इस सामान को भी ले ही लेंगे। तो ये सुनकर तो जामी बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान रह जाता है और फिर यहीं पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो धनीन खड़ी हुई होती है और वो अपनी पुरानी बातों को याद कर रही होती है जिसमें उस लड़के ने उसे बहुत ज़्यादा डांटा हुआ होता है। और वो तमाम बातों को याद करके खुद को बर्बाद कर रही होती है और परेशान हो रही होती है। और हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर आइसक्रीम डाल रही होती है, तो लेकिन उसका ध्यान सारे का सारा उस तरफ होता है। यहाँ पर खड़ी हुई लड़कियाँ उसे समझा रही होती हैं कि तुम्हारा ध्यान किधर है। तो ये बात सुनकर वो चिड़चिड़ी हो जाती है और फिर यहाँ पर आकर खड़ी हो जाती है और फिर से उन्हीं बातों में गुम हो जाती है और खुद को अंदर से तबाह कर रही होती है। और यहाँ पर खड़ी हुई दूसरी लड़की भी उसे समझा रही होती है, लेकिन वो नहीं समझती और फिर से यहाँ पर इन तमाम सीन्स को याद करना शुरू कर देती है। और हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की वहाँ से भी चली जाती है और यहाँ पर आकर तन्हा खड़ी हो जाती है ताकि वो किसी के साथ बात ना कर सके और उसे कोई भी ना तंग करे। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो बातें याद कर रही होती है जब उसने रोहान को कॉल की थी और फिर रोहान को उसने इतनी ज़्यादा बातें सुनाई थी और ऊपर से आकर इस लड़के ने तमाम बातें सुन ली। तो उसने इस लड़की को बहुत ज़्यादा डांटा था जिसकी वजह से वो लड़की बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी और उसके दिमाग से वो तमाम बातें जाती ही नहीं थी। और वो जब भी उन बातों को सोचती तो उसे रोना आ जाता था। और हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर खड़ी हुई भी रो रही होती है, लेकिन दूसरी जानिब उस किसी को भी पता नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ज़ेबा बैठी हुई होती है और अपने शोहर का इंतज़ार कर रही होती है क्योंकि उसके शोहर ने उसका सारे का सारा ज़ेवर चुरा लिया होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसी वक्त वहाँ पर जामी भी आ जाता है। तो जामी कहता है कि मेरे लिए खाना लगा दो। तो वो कहती है कि रुकिए, यहाँ पर मैंने आपसे एक बात करनी है। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रही होती है। जामी का भी मूड अच्छा नहीं होता और वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से में बातें करना शुरू कर देता है और कहता है कि जल्दी बात करो, मैंने जाना भी है। तो वो यहाँ पर आकर जामी के सामने खड़ी हो जाती है और वो जामी से कहती है कि आपने मेरा सारे का सारा ज़ेवर क्यों चुराया है। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि पागल हो गई हो कि अब मैं घर में ही चोरी क्यों करूँगा, मैंने ज़ेवर नहीं चुराया। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि ये देखें चाबी, ये आपकी अलमारी से मुझे मिली है, आपके कपड़ों के अंदर से। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि मुझे ज़रूरत पेश आ गई थी, इतने ज़्यादा कारोबार में मसाइल होते हैं तो मैंने ले लिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ये सुनकर वो कहती है कि वो मेरा ज़ेवर था, आपने मुझसे पूछना गवारा तक नहीं किया और आपने चोरी का ज़ेवर ले लिया, सारे का सारा चोरी कर लिया। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि चोरी का ज़ेवर कैसा है, वो सारे का सारा ज़ेवर तुम्हें मेरे घर वालों ने दिया था, मेरी बहन ने तुम्हें वो ज़ेवर दिया था। तो ये सुनकर वो कहती है कि उस पर मेरा हक था, वो मेरे लिए था, लेकिन आपने वो सारे का सारा बेच दिया। आपने अपनी बेटियों के पर्स से पैसे भी निकाल लिए, उनकी सैलरी से जो पैसे आते थे वो भी निकाल लिए, अपने बेटे की पॉकेट से पैसे निकाल लिए,
आपको शर्म आनी चाहिए, आप ये सब क्या कर रहे हैं। इससे आपको पता है कि आपके औलाद पर कितना बुरा असर पड़ेगा, कितनी बुरी इमेज क्रिएट हो सकती है। मैं आपकी इज़्ज़त बनाती हूँ, लेकिन आपकी इमेज उनकी नज़रों में ख़राब हो चुकी है। तो ये सुनकर वो उसके मुँह पर हाथ रख देता है और कहता है कि बस इससे ज़्यादा कोई लफ्ज़ भी मत बोलना, वरना मैं तुम्हें ज़िंदा इस ज़मीन के अंदर गाड़ दूँगा। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान रह जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जामी भी बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा होता है। और फिर उसका ये रवैया देखकर ज़ेबा परेशान रह जाती है। और फिर जामी वहाँ से चला जाता है और ज़ेबा यहाँ पर खड़ी होकर अपने बाप की नसीहतें याद कर रही होती है कि जहाँ पर उसका बाप उसे समझा रहा होता है कि जामी एक ऐसा लड़का है कि जो कफ़ालत करना चाहता ही नहीं है, और जब उसके बच्चे होंगे तो तब भी वो लड़ाइयाँ ही करेगा। फिर दूसरी जानिब हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो अपने बेटे के साथ बातें करता हुआ सीन याद कर रही होती है कि जब उसका बेटा उसे समझा रहा होता है कि अम्मी अब कब तक इस आज़ादी के बगैर वाली ज़िंदगी गुजारेंगे, हमें कभी ना कभी आज़ादी चाहिए, वरना हम ऐसे ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। तो यहाँ पर खड़ी हुई उसकी बेटियाँ भी कह रही होती हैं कि अम्मी आपको ये ज़िंदगी पसंद है तो ठीक है, आप ये ज़िंदगी गुजारें, हम भी आपके साथ फिर इसी ज़िंदगी में मौजूद हैं। तो उन उसको अपने बेटों और बेटियों की सारी बातें याद आ रही होती हैं। और वो यहाँ पर फिर अपने बेटे के रूम में आती है और वो कहता है कि जी अम्मी कैसे आना हुआ। तो उसकी माँ कहती है कि अपने लिए किराए का घर देख लो। तो ये बात सुनकर वो हैरान रह जाता है और फिर चौंक जाता है और अपनी माँ के पास आकर बैठ जाता है। और वो कहता है कि सच में अम्मी। तो वो कहती है कि हाँ, अब हम आज़ादी चाहते हैं तो अब हमें आज़ादी मिलेगी, हम अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजारेंगे, किसी की मर्ज़ी से नहीं गुजारेंगे। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि अम्मी इंतज़ाम हो जाएगा, टेंशन मत लें, आप अपना सारे का सारा सामान पैक करें। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी के हाल में बैठी हुई होती है और उसका बेटा वहाँ से उठकर चला जाता है और किराए के घर का इंतज़ाम करने के लिए जाता है। फिर दूसरी जानिब हमें दिखाया जाता है कि सब लड़कियाँ यहाँ पर अपना सामान पैक कर रही होती हैं और ज़ेबा भी अपना सामान पैक कर रही होती है। तो उसी वक्त वहाँ पर जामी भी आ जाता है और कहता है कि इस घर से कोई भी चीज़ नहीं जाएगी, सारे का सारा सामान यहीं पर रहेगा। तो ये बात सुनकर उसकी बेटियाँ झिड़कना शुरू कर देती हैं और कहती हैं कि ये सब हमने अपने पैसों से लिया है, अपनी सैलरी से लिया है, और ये जो सोफ़े वगैरह सब चीज़ें हैं ये मेरे भाई की सैलरी से हैं, आपका इस पर कोई हक़ नहीं है। तो ये सुनकर वो कहता है कि जो भी है, लेकिन इस घर से कोई सामान भी नहीं जाएगा। और वो उनकी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है और कहता है कि मेरे से ऐसे बहस मत करो, इस घर में से कोई सामान नहीं जाएगा। तो उसकी माँ कहती है कि चलो बेटा रख दो सामान, कोई बात नहीं है, हम अब आज़ादी की ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो फिर इस सामान को भी ले ही लेंगे। तो ये सुनकर तो जामी बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान रह जाता है और फिर यहीं पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम गाइस। इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो धनीन खड़ी हुई होती है और वो अपनी पुरानी बातों को याद कर रही होती है, जिसमें उस लड़के ने उसे बहुत ज़्यादा डांटा हुआ होता है। और वो तमाम बातों को याद करके खुद को बर्बाद कर रही होती है और परेशान हो रही होती है। और हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर आइसक्रीम डाल रही होती है, तो लेकिन उसका ध्यान सारे का सारा उस तरफ होता है। यहाँ पर खड़ी हुई लड़कियाँ उसे समझा रही होती हैं कि तुम्हारा ध्यान किधर है। तो ये बात सुनकर वो चिड़चिड़ी हो जाती है और फिर यहाँ पर आकर खड़ी हो जाती है और फिर से उन्हीं बातों में गुम हो जाती है और खुद को अंदर से तबाह कर रही होती है। और यहाँ पर खड़ी हुई दूसरी लड़की भी उसे समझा रही होती है, लेकिन वो नहीं समझती और फिर से यहाँ पर इन तमाम सीन्स को याद करना शुरू कर देती है। और हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की वहाँ से भी चली जाती है और यहाँ पर आकर तन्हा खड़ी हो जाती है ताकि वो किसी के साथ बात ना कर सके और उसे कोई भी ना तंग करे। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो बातें याद कर रही होती है जब उसने रोहान को कॉल की थी और फिर रोहान को उसने इतनी ज़्यादा बातें सुनाई थी और ऊपर से आकर इस लड़के ने तमाम बातें सुन ली। तो उसने इस लड़की को बहुत ज़्यादा डांटा था, जिसकी वजह से वो लड़की बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी और उसके दिमाग से वो तमाम बातें जाती ही नहीं थी। और वो जब भी उन बातों को सोचती तो उसे रोना आ जाता था। और हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर खड़ी हुई भी रो रही होती है, लेकिन दूसरी जानिब उस किसी को भी पता नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ज़ेबा बैठी हुई होती है और अपने शोहर का इंतज़ार कर रही होती है, क्योंकि उसके शोहर ने उसका सारे का सारा ज़ेवर चुरा लिया होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसी वक्त वहाँ पर जामी भी आ जाता है
तो जामी कहता है कि मेरे लिए खाना लगा दो, तो वो कहती है कि रुकिए, यहाँ पर मैंने आपसे एक बात करनी है। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रही होती है। जामी का भी मूड अच्छा नहीं होता और वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से में बातें करना शुरू कर देता है और कहता है कि जल्दी बात करो, मैंने जाना भी है। तो वो यहाँ पर आकर जामी के सामने खड़ी हो जाती है और वो जामी से कहती है कि आपने मेरा सारे का सारा ज़ेवर क्यों चुराया है। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि पागल हो गई हो कि अब मैं घर में ही चोरी क्यों करूँगा, मैंने ज़ेवर नहीं चुराया। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि ये देखें चाबी, ये आपकी अलमारी से मुझे मिली है, आपके कपड़ों के अंदर से। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि मुझे ज़रूरत पेश आ गई थी, इतने ज़्यादा कारोबार में मसाइल होते हैं तो मैंने ले लिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ये सुनकर वो कहती है कि वो मेरा ज़ेवर था, आपने मुझसे पूछना गवारा तक नहीं किया और आपने चोरी का ज़ेवर ले लिया, सारे का सारा चोरी कर लिया। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि चोरी का ज़ेवर कैसा है, वो सारे का सारा ज़ेवर तुम्हें मेरे घर वालों ने दिया था, मेरी बहन ने तुम्हें वो ज़ेवर दिया था। तो ये सुनकर वो कहती है कि उस पर मेरा हक था, वो मेरे लिए था, लेकिन आपने वो सारे का सारा बेच दिया। आपने अपनी बेटियों के पर्स से पैसे भी निकाल लिए, उनकी सैलरी से जो पैसे आते थे वो भी निकाल लिए, अपने बेटे की पॉकेट से पैसे निकाल लिए। आपको शर्म आनी चाहिए, आप ये सब क्या कर रहे हैं। इससे आपको पता है कि आपके औलाद पर कितना बुरा असर पड़ेगा, कितनी बुरी इमेज क्रिएट हो सकती है। मैं आपकी इज़्ज़त बनाती हूँ लेकिन आपकी इमेज उनकी नज़रों में ख़राब हो चुकी है। तो ये सुनकर वो उसके मुंह पर हाथ रख देता है और कहता है कि बस इससे ज़्यादा कोई लफ्ज़ भी मत बोलना, वरना मैं तुम्हें ज़िंदा इस ज़मीन के अंदर गाड़ दूँगा। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान रह जाती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि जामी भी बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा होता है और फिर उसका ये रवैया देखकर ज़ेबा परेशान रह जाती है और फिर जामी वहाँ से चला जाता है और ज़ेबा यहाँ पर खड़ी होकर अपने बाप की नसीहतें याद कर रही होती है कि जहाँ पर उसका बाप उसे समझा रहा होता है कि जामी एक ऐसा लड़का है कि जो कफ़ालत करना चाहता ही नहीं है और जब उसके बच्चे होंगे तो तब भी वो लड़ाइयाँ ही करेगा। फिर दूसरी जानिब हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो अपने बेटे के साथ बातें करता हुआ सीन याद कर रही होती है कि जब उसका बेटा उसे समझा रहा होता है कि अम्मी अब कब तक इस आज़ादी के बगैर वाली ज़िंदगी गुजारेंगे, हमें कभी ना कभी आज़ादी चाहिए वरना हम ऐसे ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। तो यहाँ पर खड़ी हुई उसकी बेटियाँ भी कह रही होती हैं कि अम्मी आपको ये ज़िंदगी पसंद है तो ठीक है, आप ये ज़िंदगी गुजारें, हम भी आपके साथ फिर इसी ज़िंदगी में मौजूद हैं। तो उन उसको अपने बेटों और बेटियों की सारी बातें याद आ रही होती हैं और वो यहाँ पर फिर अपने बेटे के रूम में आती है और वो कहता है कि जी अम्मी कैसे आना हुआ। तो उसकी माँ कहती है कि अपने लिए किराए का घर देख लो। तो ये बात सुनकर वो हैरान रह जाता है और फिर चौंक जाता है और अपनी माँ के पास आकर बैठ जाता है और वो कहता है कि सच में अम्मी। तो वो कहती है कि हाँ, अब हम आज़ादी चाहते हैं तो अब हमें आज़ादी मिलेगी, हम अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजारेंगे, किसी की मर्ज़ी से नहीं गुजारेंगे। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि अम्मी इंतज़ाम हो जाएगा, टेंशन मत लें, आप अपना सारे का सारा सामान पैक करें। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी के हाल में बैठी हुई होती है और उसका बेटा वहाँ से उठकर चला जाता है और किराए के घर का इंतज़ाम करने के लिए जाता है। फिर दूसरी जानिब हमें दिखाया जाता है कि सब लड़कियाँ यहाँ पर अपना सामान पैक कर रही होती हैं और ज़ेबा भी अपना सामान पैक कर रही होती है। तो उसी वक्त वहाँ पर जामी भी आ जाता है और कहता है कि इस घर से कोई भी चीज़ नहीं जाएगी, सारे का सारा सामान यहीं पर रहेगा। तो ये बात सुनकर उसकी बेटियाँ झिड़कना शुरू कर देती हैं और कहती हैं कि ये सब हमने अपने पैसों से लिया है, अपनी सैलरी से लिया है और ये जो सोफ़े वगैरह सब चीज़ें हैं ये मेरे भाई की सैलरी से हैं, आपका इस पर कोई हक़ नहीं है। तो ये सुनकर वो कहता है कि जो भी है लेकिन इस घर से कोई सामान भी नहीं जाएगा और वो उनकी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है और कहता है कि मेरे से ऐसे बहस मत करो, इस घर में से कोई सामान नहीं जाएगा। तो उसकी माँ कहती है कि चलो बेटा रख दो सामान, कोई बात नहीं, हम अब आज़ादी की ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो फिर इस सामान को भी ले ही लेंगे। तो ये सुनकर तो जामी बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान रह जाता है और फिर यहीं पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो धनीन खड़ी हुई होती है और वो अपनी पुरानी बातों को याद कर रही होती है जिसमें उस लड़के ने उसे बहुत ज़्यादा डांटा हुआ होता है और वो तमाम बातों को याद करके खुद को बर्बाद कर रही होती है और परेशान हो रही होती है। और हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर आइसक्रीम डाल रही होती है तो लेकिन उसका ध्यान सारे का सारा उस तरफ होता है। यहाँ पर खड़ी हुई लड़कियाँ उसे समझा रही होती हैं कि तुम्हारा ध्यान किधर है। तो ये बात सुनकर वो चिड़चिड़ी हो जाती है और फिर यहाँ पर आकर खड़ी हो जाती है
और फिर से उन्हीं ही बातों में गुम हो जाती है और खुद को अंदर से तबाह कर रही होती है। और यहाँ पर खड़ी हुई दूसरी लड़की भी उसे समझा रही होती है, लेकिन वो नहीं समझती और फिर से यहाँ पर इन तमाम सीन्स को याद करना शुरू कर देती है। और हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की वहाँ से भी चली जाती है और यहाँ पर आकर तन्हा खड़ी हो जाती है ताकि वो किसी के साथ बात ना कर सके और उसे कोई भी ना तंग करे। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो बातें याद कर रही होती है जब उसने रोहान को कॉल की थी, और फिर रोहान को उसने इतनी ज़्यादा बातें सुनाई थी और ऊपर से आकर इस लड़के ने तमाम बातें सुन ली, तो उसने इस लड़की को बहुत ज़्यादा डांटा था, जिसकी वजह से वो लड़की बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी और उसके दिमाग से वो तमाम बातें जाती ही नहीं थी। और वो जब भी उन बातों को सोचती तो उसे रोना आ जाता था। और हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर खड़ी हुई भी रो रही होती है, लेकिन दूसरी जानिब उस किसी को भी पता नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ज़ेबा बैठी हुई होती है और अपने शोहर का इंतज़ार कर रही होती है, क्योंकि उसके शोहर ने उसका सारे का सारा ज़ेवर चुरा लिया होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसी वक्त वहाँ पर जामी भी आ जाता है। तो जामी कहता है कि मेरे लिए खाना लगा दो, तो वो कहती है कि रुकिए, यहाँ पर मैंने आपसे एक बात करनी है। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रही होती है। जामी का भी मूड अच्छा नहीं होता और वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से में बातें करना शुरू कर देता है और कहता है कि जल्दी बात करो, मैंने जाना भी है। तो वो यहाँ पर आकर जामी के सामने खड़ी हो जाती है और वो जामी से कहती है कि आपने मेरा सारे का सारा ज़ेवर क्यों चुराया है। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि पागल हो गई हो कि अब मैं घर में ही चोरी क्यों करूँगा, मैंने ज़ेवर नहीं चुराया। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि ये देखें चाबी, ये आपकी अलमारी से मुझे मिली है, आपके कपड़ों के अंदर से। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि मुझे ज़रूरत पेश आ गई थी, इतने ज़्यादा कारोबार में मसाइल होते हैं तो मैंने ले लिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ये सुनकर वो कहती है कि वो मेरा ज़ेवर था, आपने मुझसे पूछना गवारा तक नहीं किया और आपने चोरी का ज़ेवर ले लिया, सारे का सारा चोरी कर लिया। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि चोरी का ज़ेवर कैसा है, वो सारे का सारा ज़ेवर तुम्हें मेरे घर वालों ने दिया था, मेरी बहन ने तुम्हें वो ज़ेवर दिया था। तो ये सुनकर वो कहती है कि उस पर मेरा हक़ था, वो मेरे लिए था, लेकिन आपने वो सारे का सारा बेच दिया। आपने अपनी बेटियों के पर्स से पैसे भी निकाल लिए, उनकी सैलरी से जो पैसे आते थे वो भी निकाल लिए, अपने बेटे की पॉकेट से पैसे निकाल लिए। आपको शर्म आनी चाहिए, आप ये सब क्या कर रहे हैं। इससे आपको पता है कि आपके औलाद पर कितना बुरा असर पड़ेगा, कितनी बुरी इमेज क्रिएट हो सकती है। मैं आपकी इज़्ज़त बनाती हूँ, लेकिन आपकी इमेज उनकी नज़रों में ख़राब हो चुकी है। तो ये सुनकर वो उसके मुंह पर हाथ रख देता है और कहता है कि बस इससे ज़्यादा कोई लफ्ज़ भी मत बोलना, वरना मैं तुम्हें ज़िंदा इस ज़मीन के अंदर गाड़ दूँगा। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान रह जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जामी भी बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा होता है और फिर उसका ये रवैया देखकर ज़ेबा परेशान रह जाती है। और फिर जामी वहाँ से चला जाता है और ज़ेबा यहाँ पर खड़ी होकर अपने बाप की नसीहतें याद कर रही होती है कि जहाँ पर उसका बाप उसे समझा रहा होता है कि जामी एक ऐसा लड़का है कि जो कफ़ालत करना चाहता ही नहीं है और जब उसके बच्चे होंगे तो तब भी वो लड़ाइयाँ ही करेगा। फिर दूसरी जानिब हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो अपने बेटे के साथ बातें करता हुआ सीन याद कर रही होती है कि जब उसका बेटा उसे समझा रहा होता है कि अम्मी हम कब तक इस आज़ादी के बगैर वाली ज़िंदगी गुजारेंगे, हमें कभी ना कभी आज़ादी चाहिए, वरना हम ऐसे ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। तो यहाँ पर खड़ी हुई उसकी बेटियाँ भी कह रही होती हैं कि अम्मी आपको ये ज़िंदगी पसंद है तो ठीक है, आप ये ज़िंदगी गुजारें, हम भी आपके साथ फिर इसी ज़िंदगी में मौजूद हैं। तो उन उसको अपने बेटों और बेटियों की सारी बातें याद आ रही होती हैं और वो यहाँ पर फिर अपने बेटे के रूम में आती है और वो कहता है कि जी अम्मी कैसे आना हुआ। तो उसकी माँ कहती है कि अपने लिए किराए का घर देख लो। तो ये बात सुनकर वो हैरान रह जाता है और फिर चौंक जाता है और अपनी माँ के पास आकर बैठ जाता है और वो कहता है कि सच में अम्मी। तो वो कहती है कि हाँ, अब हम आज़ादी चाहते हैं तो अब हमें आज़ादी मिलेगी, हम अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजारेंगे, किसी की मर्ज़ी से नहीं गुजारेंगे। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि अम्मी इंतज़ाम हो जाएगा, टेंशन मत लिए, आप अपना सारे का सारा सामान पैक करें। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी के हाल में बैठी हुई होती है और उसका बेटा वहाँ से उठकर चला जाता है और किराए के घर का इंतज़ाम करने के लिए जाता है। फिर दूसरी जानिब हमें दिखाया जाता है कि सब लड़कियाँ यहाँ पर अपना सामान पैक कर रही होती हैं और ज़ेबा भी अपना सामान पैक कर रही होती है। तो उसी वक्त वहाँ पर जामी भी आ जाता है और कहता है कि इस घर से कोई भी चीज़ नहीं जाएगी, सारे का सारा सामान
यहीं पर रहेगा। तो ये बात सुनकर उसकी बेटियां झिड़कना शुरू कर देती हैं और कहती हैं कि ये सब हमने अपने पैसों से लिया है, अपनी सैलरी से लिया है, और ये जो सोफ़े वगैरह सब चीज़ें हैं ये मेरे भाई की सैलरी से हैं, आपका इस पर कोई हक़ नहीं है। तो ये सुनकर वो कहता है कि जो भी है, लेकिन इस घर से कोई सामान भी नहीं जाएगा। और वो उनकी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है और कहता है कि मेरे से ऐसे बहस मत करो, इस घर में से कोई सामान नहीं जाएगा। तो उसकी माँ कहती है कि चलो बेटा, रख दो सामान, कोई बात नहीं, हम अब आज़ादी की ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो फिर इस सामान को भी ले ही लेंगे। तो ये सुनकर तो जामी बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान रह जाता है और फिर यहीं पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो धनीन खड़ी हुई होती है और वो अपनी पुरानी बातों को याद कर रही होती है, जिसमें उस लड़के ने उसे बहुत ज़्यादा डांटा हुआ होता है, और वो तमाम बातों को याद करके खुद को बर्बाद कर रही होती है और परेशान हो रही होती है। और हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर आइसक्रीम डाल रही होती है, तो लेकिन उसका ध्यान सारे का सारा उस तरफ होता है। यहाँ पर खड़ी हुई लड़कियाँ उसे समझा रही होती हैं कि तुम्हारा ध्यान किधर है। तो ये बात सुनकर वो चिड़चिड़ी हो जाती है और फिर यहाँ पर आकर खड़ी हो जाती है और फिर से उन्हीं बातों में गुम हो जाती है और खुद को अंदर से तबाह कर रही होती है। और यहाँ पर खड़ी हुई दूसरी लड़की भी उसे समझा रही होती है, लेकिन वो नहीं समझती और फिर से यहाँ पर इन तमाम सीन्स को याद करना शुरू कर देती है। और हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की वहाँ से भी चली जाती है और यहाँ पर आकर तन्हा खड़ी हो जाती है, ताकि वो किसी के साथ बात ना कर सके और उसे कोई भी ना तंग करे। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो बातें याद कर रही होती है जब उसने रोहान को कॉल की थी, और फिर रोहान को उसने इतनी ज़्यादा बातें सुनाई थी और ऊपर से आकर इस लड़के ने तमाम बातें सुन ली। तो उसने इस लड़की को बहुत ज़्यादा डांटा था, जिसकी वजह से वो लड़की बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी और उसके दिमाग से वो तमाम बातें जाती ही नहीं थी। और वो जब भी उन बातों को सोचती तो उसे रोना आ जाता था। और हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर खड़ी हुई भी रो रही होती है, लेकिन दूसरी जानिब उस किसी को भी पता नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ज़ेबा बैठी हुई होती है और अपने शोहर का इंतज़ार कर रही होती है, क्योंकि उसके शोहर ने उसका सारे का सारा ज़ेवर चुरा लिया होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसी वक्त वहाँ पर जामी भी आ जाता है। तो जामी कहता है कि मेरे लिए खाना लगा दो। तो वो कहती है कि रुकिए, यहाँ पर मैंने आपसे एक बात करनी है। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रही होती है। जामी का भी मूड अच्छा नहीं होता और वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से में बातें करना शुरू कर देता है और कहता है कि जल्दी बात करो, मैंने जाना भी है। तो वो यहाँ पर आकर जामी के सामने खड़ी हो जाती है और वो जामी से कहती है कि आपने मेरा सारे का सारा ज़ेवर क्यों चुराया है। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि पागल हो गई हो कि अब मैं घर में ही चोरी क्यों करूँगा, मैंने ज़ेवर नहीं चुराया। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि ये देखें चाबी, ये आपकी अलमारी से मुझे मिली है, आपके कपड़ों के अंदर से। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि मुझे ज़रूरत पेश आ गई थी, इतने ज़्यादा कारोबार में मसाइल होते हैं तो मैंने ले लिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ये सुनकर वो कहती है कि वो मेरा ज़ेवर था, आपने मुझसे पूछना गवारा तक नहीं किया और आपने चोरी का ज़ेवर ले लिया, सारे का सारा चोरी कर लिया। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि चोरी का ज़ेवर कैसा है, वो सारे का सारा ज़ेवर तुम्हें मेरे घर वालों ने दिया था, मेरी बहन ने तुम्हें वो ज़ेवर दिया था। तो ये सुनकर वो कहती है कि उस पर मेरा हक़ था, वो मेरे लिए था, लेकिन आपने वो सारे का सारा बेच दिया। आपने अपनी बेटियों के पर्स से पैसे भी निकाल लिए, उनकी सैलरी से जो पैसे आते थे वो भी निकाल लिए, अपने बेटे की पॉकेट से पैसे निकाल लिए। आपको शर्म आनी चाहिए, आप ये सब क्या कर रहे हैं। इससे आपको पता है कि आपके औलाद पर कितना बुरा असर पड़ेगा, कितनी बुरी इमेज क्रिएट हो सकती है। मैं आपकी इज़्ज़त बनाती हूँ, लेकिन आपकी इमेज उनकी नज़रों में ख़राब हो चुकी है। तो ये सुनकर वो उसके मुंह पर हाथ रख देता है और कहता है कि बस इससे ज़्यादा कोई लफ्ज़ भी मत बोलना, वरना मैं तुम्हें ज़िंदा इस ज़मीन के अंदर गाड़ दूँगा। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान रह जाती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि जामी भी बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा होता है और फिर उसका ये रवैया देखकर ज़ेबा परेशान रह जाती है। और फिर जामी वहाँ से चला जाता है और ज़ेबा यहाँ पर खड़ी होकर अपने बाप की नसीहतें याद कर रही होती है, कि जहाँ पर उसका बाप उसे समझा रहा होता है कि जामी एक ऐसा लड़का है कि जो कफ़ालत करना चाहता ही नहीं है, और जब उसके बच्चे होंगे तो तब भी वो लड़ाइयाँ ही करेगा। फिर दूसरी जानिब हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो अपने बेटे के साथ बातें करता हुआ सीन याद कर रही होती है, कि जब उसका बेटा उसे समझा रहा होता है कि अम्मी अब कब तक इस
آزادی کے بغیر والی زندگی گزاریں گے، ہمیں کبھی نہ کبھی آزادی چاہیے ورنہ ہم ایسے زندگی نہیں گزار سکتے۔ تو یہاں پر کھڑی ہوئی اس کی بیٹیاں بھی کہہ رہی ہوتی ہیں کہ امی آپ کو یہ زندگی پسند ہے تو ٹھیک ہے، آپ یہ زندگی گزاریں، ہم بھی آپ کے ساتھ پھر اسی زندگی میں موجود ہیں۔ تو اس کو اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی ساری باتیں یاد آ رہی ہوتی ہیں، اور وہ یہاں پر پھر اپنے بیٹے کے روم میں آتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی امی کیسے آنا ہوا؟ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ اپنے لیے کرائے کا گھر دیکھ لو۔ تو یہ بات سن کر وہ حیران رہ جاتا ہے اور پھر چونک جاتا ہے اور اپنی ماں کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ سچ میں امی؟ تو وہ کہتی ہے کہ ہاں، اب ہم آزادی چاہتے ہیں تو اب ہمیں آزادی ملے گی، ہم اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزاریں گے، کسی کی مرضی سے نہیں گزاریں گے۔ تو یہ بات سن کر وہ کہتا ہے کہ امی انتظام ہو جائے گا، ٹینشن مت لیں، آپ اپنا سارے کا سارا سامان پیک کریں۔ پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ یہاں پر بہت زیادہ پریشانی کے حال میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے اور اس کا بیٹا وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے اور کرائے کے گھر کا انتظام کرنے کے لیے جاتا ہے۔ پھر دوسری جانب ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ سب لڑکیاں یہاں پر اپنا سامان پیک کر رہی ہوتی ہیں اور زیبا بھی اپنا سامان پیک کر رہی ہوتی ہے۔ تو اسی وقت وہاں پر جامی بھی آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس گھر سے کوئی بھی چیز نہیں جائے گی، سارے کا سارا سامان یہیں پر رہے گا۔ تو یہ بات سن کر اس کی بیٹیاں جھڑکنا شروع کر دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ سب ہم نے اپنے پیسوں سے لیا ہے، اپنی سیلری سے لیا ہے، اور یہ جو صوفے وغیرہ سب چیزیں ہیں یہ میرے بھائی کی سیلری سے ہیں، آپ کا اس پر کوئی حق نہیں ہے۔ تو یہ سن کر وہ کہتا ہے کہ جو بھی ہے لیکن اس گھر سے کوئی سامان بھی نہیں جائے گا، اور وہ ان کی باتیں سن کر بہت زیادہ چڑچڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے سے بحث مت کرو، اس گھر میں سے کوئی سامان نہیں جائے گا۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ چلو بیٹا رکھ دو سامان، کوئی بات نہیں، ہم اب آزادی کی زندگی جینا چاہتے ہیں تو پھر اس سامان کو بھی لے ہی لیں گے۔ تو یہ سن کر جامی بہت زیادہ حیران اور پریشان رہ جاتا ہے اور پھر یہیں پر اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔